मूवी की शुरुआत में हम दो हस्बैंड वाइफ को देखते हैं। वाइफ जिसका नाम डस्टी होता है वो घर की डस्टिंग तक नहीं करती, उसे इंतजार रहता है रात के 10 बजे का, क्योंकि वो वक्त होता है अनुपमा का। वहीं दूसरी तरफ हस्बैंड जॉय, जिसे लाइफ में एंजॉय तो करना था मगर अपनी वाइफ के डर से वो गुड बॉय बनने की एक्टिंग करता है। जॉय का मानना था उसे चैन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही मिल पाता है, इसलिए वो ओवर टाइम करके अपनी थकान मिटाता है। मगर एक दिन जॉय अपने ऑफिस में जब कार्टून देख रहा था कि उसके कैबिन में पतली कमरिया आती है, वो यहाँ नौकरी की तलाश में थी। उस महिला ने अभी अपनी लाइन भी पूरी नहीं करी होती कि जॉय अपने ऑफिस की पॉलिसीज तक बताने लग जाता है। और भाई का सबसे जल्दी नौकरी देने का रिकॉर्ड आज तक भी कोई माइकल लाल नहीं तोड़ पाया। जॉय बेहद खुश होकर नौकरी तो दे देता है, मगर वो अपने ससुर के साथ एक ही ऑफिस में काम करता था, इसलिए जब वो घर वापस जाता है, डस्टी उससे आपका दिन कैसे बीता स्वामी के बजाय तूने उस औरत में क्या देखा हरामी जो इतनी जल्दी नौकरी देती, ये पूछती है। अब जॉय को तो ये बात पहले से पता थी कि इसके कान उस बुढ़ऊ ने भरे हैं, खैर उसको तो ऑफिस में देख लूंगा, अभी इससे कैसे बचूं। जिधर जॉय बहाना मारता है कि उसकी डिग्रीज एंड डिप्लोमास मैंने देखे, वो सचमुच काफी इम्प्रेसिव थे। उसे टोकते हुए डस्टी कहती है, मैं जानती हूँ तेरी नजर कौन सी डिप्लोमा में होती है, और आगे कहती है उससे थोड़ा दूर रहे। वहीं अगले दिन जब जॉय दफ्तर से लौटकर खाना खाने बैठने ही लगता है कि डस्टी उससे एलिस के बारे में दोबारा पूछती है। वो घबराते हुए कहता है कि एलिस एक अच्छी लड़की है, तुम कभी आओ ऑफिस में, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। यहाँ डस्टी कहती है जरूर वो सुंदर भी होगी। इस पर जॉय कहता है तुमसे कम माय लव, और खाना खाने लग जाता है क्योंकि वो जानता था कि डस्टी एक आध दिन में कोई दबंगगिरी करेगी। और ऐसा ही होता है, वो अगले ही दिन जॉय के ऑफिस पहुंच जाती है। वहीं अंदर डस्टी एलिस को सिर्फ दूर से घूरती है, वो उसे मिलती तक नहीं। इतने में वहाँ जॉय आ जाता है। वो दोनों कमरे में जाके बातें करते हैं, मगर डस्टी ऑफिस में लड़ने के मूड से ही आई होती है। उन दोनों की बहस चिंगारी की तरह धीरे धीरे बढ़ती है, जो कि इतनी बढ़ जाती है कि डस्टी जॉय को धमकी देते हुए कहती है कि अगर आज तू घर आ गया तो मैं तेरे टोटे टोटे कर दूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। अब जॉय तो घर जा नहीं सकता था, इसलिए वो किसी बंजारे की तरह गली गली घूमता है, जहाँ थक हार कर वो ऑफिस के ही कोने में सो जाता है। जिधर ये बात जब एलिस को पता चलती है तो वो सीधे उसके पास जाती है कि क्या हुआ, आप घर नहीं गए। और जॉय यही कहता है कि बंजारे का कोई घर नहीं होता, मैं तो गली गली फिरूंगा। और एलिस कहती है कि क्यों ना तुम मेरे दिल में बस जाओ, मेरे आशिक आवारा। ये कहकर वो उसके बेहद ही करीब आ जाती है। इधर जॉय मना करते हुए कहता है कि मुझे टच करने का लाइसेंस सिर्फ मेरी बीवी के पास है, मगर एलिस उसकी एक न सुन जॉय को दबोच लेती है, जहाँ दोनों सारी रात खटिया सरकाते हैं क्योंकि आज रात जाड़ा काफी था। ऐसे ही कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसी तरह जब जब एलिस को मौका मिलता वो जॉय के करीब आने लगती, और कहते हैं ना ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। एलिस को एक और चांस मिल ही जाता है। वो किसी भूखी शेरनी की तरह जॉय को दबोच लेती है। वो अपने को बचाने की कोशिश करता है या कहे एक्टिंग, कुछ मालूम नहीं, मगर डस्टी की अदा पर वो टूट जाता है, जहाँ दांतों से दांत टकराते हैं। हालांकि जॉय को एक पल के लिए अपनी वाइफ का भयानक चेहरा याद आता है, मगर वो गंदे ख्याल को साइड में रख सिर्फ अपने काम पर फोकस करता दिखता है। यहीं से इन दोनों की लाइफ में मौज मस्ती शुरू होती है। जॉय और एलिस दो शरीर एक जान बनने वाले ही थे कि डस्टी एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। और हैरानी की बात तो ये थी कि एलिस बिना कोई आमंत्रण के वहाँ पहुंची हुई थी। एलिस ठंडी रेत पर ब्लू है पानी पानी नाचती है। ये देख जॉय को शर्म आ जाती है और वो वहाँ से नजरें चुराकर अंदर अकेला बैठता है कि एलिस किसी सेल्समैन की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसे दबोचकर पप्पिये दे झप्पिये देने की कोशिश करती है, जहाँ जॉय कहता है बाहर मेरी बीवी पानी में गीली है और मैं अंदर यहाँ तेरे होठ गीले करूँ क्या, चल दफा हो यहाँ से। इतना सुन एलिस जॉय को कहती है मैं तुम्हें यहाँ बताने आई थी, आई एम प्रेग्नेंट, तुम्हारा बच्चा होने वाला है जॉय। ये सुनते ही जॉय कहता है मैं तो कच्छा भी फूल पत्ती वाला पहनता हूँ और मेरा बच्चा होगा। अब जॉय काफी कंफ्यूज था। वो नहीं चाहता था कि डस्टी को एलिस से उन भीगी भीगी रातों के बारे में पता चले। कुछ देर सोचने के बाद जॉय इस नतीजे पर आता है कि वो अपनी सारी रंग रलिया डस्टी को बता देगा। आखिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे मार देगी, मेरी खाल उतार कर कोड़ियों के भाव पर बेचेगी। इसी के साथ वो डस्टी के पास पहुंचता है। उसने पहले ही घर के सभी लठ जंजीर समेत तेजाब छिपा दिए थे। अब जॉय पूरा रेडी था। वो तुरंत डस्टी से बुलंद आवाज में कहता है मेरा एलिस के साथ बिल्कुल ही छोटा सा चक्कर चला था और अब वो तुम्हारे पति को ब्लैकमेल कर रही है बच्चे के खातिर कि ये बात वो दुनिया को बता देगी। बताओ ये भी कोई बात हुई। अपनी सफाई देकर जॉय एकदम चुप हो जाता है। जॉय ने तो मन में ही अपनी 13वीं तक बना ली थी, मगर डस्टी बड़े ही प्यार से कहती है डोंट वरी डियर, गलती तो सबसे होती है, वैसे भी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। उसके इन बोलों से जॉय के कलेजे को ठंडक मिलती है। वो अपने आप को दूसरा अरमान मलिक बना ही चुका था कि इतने में डस्टी कहती है मैं तुम्हें एक शर्त पर ही माफ करूंगी, जिस पर जॉय तुरंत बोलता है मंजूर है, कबूल है। और डस्टी उल्लू के पट्टे बात तो पूरी सुन ले डांट कर कहती है मार डाल साली को। इतना सुनते ही जॉय की पतलून आगे से गीली और पीछे से पीली तुरंत हो जाती है। जॉय बड़ी दुविधा में था। उसे पूरा यकीन होता है कि अगर मैंने एलिस को नहीं मारा तो ये तो मोगेम्बो की मौसी है, मुझे तेजाब में
हमें डुबा डुबा कर मारेगी। इसी के दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो कि अपने घर में किसी मर्द से बात कर रही होती है, जहाँ वो आदमी एलिस से कहता है तुम्हें जॉय से पैसों की मांग करनी चाहिए, वो अपनी बीवी के डर से हमें पैसे जरूर देगा। जिस पर एलिस तैयार हो जाती है। वहीं जॉय के घर में ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजती है। ये कॉल थी ब्लैकमेलिंग की। एलिस फोन पर $25,000 मांगती है। यहाँ जॉय के साथ डस्टी भी थी जो कि उसकी सारी बातें सुन रही थी। एलिस जॉय को कहती है सॉरी जॉय बट तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे वरना जियो का रिचार्ज है, फ्री कॉलिंग है, तुम्हारी डस्टी याद है ना। जहाँ फोन करते ही डस्टी ताने देते हुए कहती है देख लिया अपनी ग्रेट ग्रैंड मस्ती करने का नतीजा, अब कुछ भी करके उसे मार डाल, मुझे वो मुर्दा और मुर्दा ही चाहिए। साथ में वो जॉय को आर्यन खान से मंगवाए नशे की गोलियां भी देती है ताकि वो एलिस की ड्रिंक में मिलाकर उसे बेहोश कर दे। यहाँ डस्टी के चंडाल रूप के आगे जॉय कुछ नहीं कर पाता और चल देता है हैवानियत की राह पर। वो ऐसा ही करता है। जब एलिस करारे नोट लेने जॉय के घर पहुँचती है तो वो उसके जलजीरा में नशा मिला देता है। एलिस पीते ही समझ चुकी थी बेटी के ससुराल का पानी और दुश्मन के घर का जलजीरा पिलाए नहीं पीते। खैर पछताए होत क्या जब सुअर चुग गया खेत। एलिस पल भर में बेहोश, मतलब बेहोश होने से पहले की स्थिति। एलिस जॉय से कहती है तूने ये क्या किया कमीने, मेरा बलम चौकीदार है, चला वे 20 इंची, वो तुझे लट्ठों से मारेगा। कि इतने में वहाँ डस्टी पधारती है। वो जॉय को अब साइड हो जाने को कहती है। यहाँ एलिस अभी भी हल्की मदहोशी में थी। दोनों उसे बेसमेंट ले जाते हैं और डस्टी एक जोरदार हथौड़ा मार के एलिस की खोपड़ी खोल देती है। ये देखकर जॉय का तो पैंट में ही पेशाब निकल जाता है। जहाँ वो सोचता है कि किस रावण के खानदान में मेरी शादी हो गई। डस्टी यहाँ भी नहीं रुकती। वो उसके टाइल्स काटने वाली मशीन से शरीर के टोटे टोटे करती है। जॉय उसे रोकते हुए कहता है कि बस करो, कितने टुकड़े कर दिए। जहाँ डस्टी कहती है अब तक 56। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो एलिस के कटे टुकड़ों को पास ही के जंगल में दफना देते हैं। वहीं अगले दिन जॉय घर की खिड़की से देखता है कि 2 आदमी उसके बेटे से बात कर रहे हैं। असल में ये लोग वो ही थे जिन्होंने एलिस के साथ मिलकर जॉय को ठगने का प्लान बनाया था। वो जॉय के बेटे के हाथों एक एनवलप भिजवाते हैं जिसमें डस्टी की फोटो थी। उसमें साफ लिखा था हमें आज दोपहर तू कटोरा चाट ढाबे में मिलियो और कोई होशियारी नहीं। जॉय ये सारी बात डस्टी को बताता है। जहाँ डस्टी उन्हें उन लोगों से मिलने का आदेश देती है। वो ये भी कहती है कि तुझे उनकी सारी जानकारी लेकर आनी है। सीन कट होता है। हम जॉय को उनके पास बैठा देखते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है हमने एलिस को तेरे पास पैसे लाने को भेजा था और तूने पैसे तो कुछ दिए नहीं, एलिस भी रख ली क्या, बता एलिस कहाँ है। वो उससे एलिस के बारे में पूछता है जिस पर जॉय कहता है मैंने एलिस को पैसे तो दे दिए थे, शायद वो ये शहर छोड़कर भाग गई। इस पर वो आदमी कहता है बॉस मुझे नहीं पता, कल तक मेरे को $25,000 चाहिए वरना एलिस के साथ तेरी खटिया वाली फोटो मैं तेरी बीवी और बिटिया को दिखा दूंगा। जॉय ध्यान से बाहर आकर उसे गाले देता है। जब जॉय घर पहुंचता है तो डस्टी उससे पूछती है क्या उन्हें एलिस की गुमशुदगी पर कोई शक है। जहाँ जॉय कहता है नहीं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए बस। डस्टी यही तो सुनना चाहती थी। वो जॉय से कहती है तुम सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। जहाँ डस्टी रात के अंधेरे में जंगल जाती है। वो एलिस की दबी लाश को दोबारा निकालती है और सीधे उस ब्लैकमेलर के घर पहुंचती है। जहाँ डस्टी चोरी छिपे एलिस की खोपड़ी को किसी कटे तरबूज की तरफ फ्रीजर में डाल देती है कि तभी डस्टी को कदमों की आवाज सुनाई देती है जो कि किचन की ओर ही बढ़ रहे थे। डस्टी पास ही रखे चक्कू उठाकर छिप जाती है जहाँ वो आदमी रोमांस कर रहा था। डस्टी उन लोगों को मगन देख घर से जाने लगती है कि वो लड़की उसे देख लेती है, मगर नशे में वो इतनी चूर थी कि डस्टी पर वो ध्यान तक नहीं देती, सिर्फ एक पप्पी देती है। लेकिन तभी वो आदमी भी किचन में आता है और नशे में होने के बाद भी वो डस्टी का भयानक चेहरा पहचान लेता है। डस्टी उसे गुड इवनिंग कहती है जिधर वो आदमी डस्टी का कॉलर पकड़ लेता है जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डस्टी उसके पेट में इतने चक्कू गोदती है कि किसी ने सोची ना होगी। उसका बैंग बैंग करने के बाद डस्टी लड़की को भी नहीं छोड़ती। वो सामने रखी तलवार से उसके पेट को पंचर कर देती है और घर से इतने प्यार से निकल जाती है कि जैसे टपकाना इसका रोज का काम हो। कार में बैठकर डस्टी पुलिस को कॉल करती है। फोन से कहती है कि किसी ने मकान नंबर 420 में 2 लोगों का मर्डर कर दिया है। फोन कटते ही जॉय कार को घर ले आता है। वहाँ सबसे पहले जॉय सारे सबूतों को जलाकर राख कर देता है और दूसरी तरफ डस्टी नहाने चले जाती है। सीन दोबारा उस आदमी पर कट होता है। वो अभी जिंदा ही था। जहाँ वो अपने साथियों को कॉल मिलाता है कि जल्दी से घर आओ। जब तक उसके साथी घर पहुँचते हैं वो नर्क पहुँच चुका था। उसके दोस्त यकीन नहीं कर पाते कि ये सांडे एक औरत से मारा गया। इन दोनों की किस्मत इतनी खराब थी कि उसी वक्त पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस इन दोनों को ही कातिल समझकर गोलियां चला देती है जिससे एक तो वहीं ढेर हो जाता है मगर दूसरा रेंगते हुए भागने में कामयाब होता है। अगली सुबह पुलिस इंस्पेक्टर जॉय को यह बात बताता है कि तुम्हारे असिस्टेंट एलिस को बेरहमी से मारा गया मगर हमने उसके कातिलों को मार डाला और एक भगोड़ा बहुत जल्द हमारी हिरासत में होगा। जॉय मन ही मन उसे पागल नीग्रो कहता है। वो बेहद ही खुश था। पुलिस को उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। वही रात को जॉय डस्टी से मजाक करता है। वो कहता है तुम्हारा पहले कोई बूचर खाना तो नहीं था। उसको जवाब देते हुए डस्टी कहती है कि तुझे जरा सी ढील क्या दे दी, तू तो फ्रैंक होने लग गया। वो उसको गले लगाते हुए कहती है कि तेरा एक और अफेयर और तू खत्म। जॉय डस्टी की बातों से बेहद डर जाता है क्योंकि वो जुबान की पक्की है। इसलिए अगली सुबह डस्टी जब बच्चों के साथ बाहर खेल रही थी तब जॉय घर के अंदर कुछ तूफानी
मनमानी कर रहा था। वो ट्यूबलाइट के कैपेसिटर को लूज करता नजर आता है, साथ ही एलपीजी सिलेंडर की गैस निकाल देता है। इसके बाद वो सीधे डस्टी के पास दौड़ता है कि मुझे भूख लगी है, अभी कुछ खाना दो। और डस्टी कहती है अभी लाई हनी, और जॉय कहता है शहद नहीं खाना चाहिए। वो हंसते हुए किचन में जाती है। यहाँ उसे अंदाजा भी नहीं होता उसके साथ क्या होने वाला है। जिस पल वो लाइट स्विच ऑन करती है, एक चिंगारी के साथ बड़ा धमाका होता है, जिससे डस्टी की एक दर्दनाक मौत होती है। और दूसरी तरफ जॉय मेल विधवा बन गया था, मगर वो ये टैग अपने साथ ज्यादा दिन नहीं रखता। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और उन्हें माँ की कमी कभी महसूस ना हो, इसलिए वो कई शादियां और करता है। इसी के साथ हमारी होम स्वीट हेल मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।